नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद वी में। दोस्तों हम शुरू करने जा रहे हैं आर के राजपूत बुक्स के इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट। अगर आप इसकी थ्योरी पढ़ चुके हैं तो आपके लिए बेटर रहेगा, अदरवाइज़ नहीं पढ़े हैं तो भी इसमें जो भी टॉपिक्स आएंगे हम उसको आपको क्लियर करते हुए चले आएंगे। आइए देखते हैं, आज का पहला क्वेश्चन है, द यूज़ ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज़ मिररली कन्फाइंड विद इन लेबोरेटरीज एज स्टैंडर्डाइजिंग इंस्ट्रूमेंट। देखिए दोस्तों, कह रहा कि वे इंस्ट्रूमेंट जिनका उपयोग केवल प्रयोगशालाओं में मानकीकरण के रूप में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। क्या कहते हैं? उसे एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। देखिए आप कहेंगे सर एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? देखिए तो बस दोस्तों क्या होता है कि एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट में जो होता है इसमें प्रीवियस कैलिब्रेशन की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। ना कैलिब्रेशन ना कंपेरिजन की आवश्यकता कोई आवश्यकता नहीं होती है। और इसमें जो मोस्ट कॉमन जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो होता है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। क्या होता है दोस्तों? टेंजेंट गैल्वेनोमीटर होता है। इसका हम आपको फिगर दिखा रहे हैं, ये फिगर देख लीजिए, ये है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। इसमें किसी भी ये जो मेज़र करता है, एक एंगल को डिफ्लेक्ट करके हमें करंट को मेज़र कर देता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या करा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज इंडिकेट the instantaneous value of the electrical quantity being measured at the time at which it is being measured। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण है उस समय मापी जा रही विद्युत धारा की मात्रा की इंस्टेंटेनियस वैल्यू को प्रदर्शित करता है जिस समय इसे मापा जा रहा हो। मतलब उसी समय जो आप इंस्टेंटेनियस वैल्यू को जब इसको मेज़र किया जाए वो तुरंत उसका वो मतलब मान दे उसको क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम लोग कहते हैं इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। क्या कहेंगे दोस्तों? इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अब इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है दोस्तों? इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट ये होते हैं जो कि हमारी जो मापी जाने वाली रस्सी तुरंत उसको कैलिब्रेशन स्केल पर उसको डिफ्लेक्ट करके उसकी वैल्यू को दे देता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं थर्ड पर। Instrument are those which measure the total quantity of electricity delivered in a particular time। कि वह इंस्ट्रूमेंट जो किसी दिए हुए समय पर या निर्धारित समय पर विद्युत धारा की मात्रा को यानी विद्युत की मात्रा को मेजर करता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। क्या कहते हैं दोस्तों? इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ये होता है हमारा क्वेश्चन नंबर डी, ठीक है। जैसे इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट में कौन से आते हैं? जैसे वाट मीटर आता है, एनर्जी मीटर आता है, ठीक है। आइए चलते क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो वही हमने बताया ना दोस्तों, कौन सा इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है? वाट एम्पियर आवर मीटर और वाट आवर मीटर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर चलते आगे, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की बात करते हैं। रेजिस्टेंस कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ। रेजिस्टेंस किसकी सहायता से मेजर किए जाते हैं? तो किसकी सहायता से किए जाते हैं दोस्तों? ओम मीटर एंड रेजिस्टेंस ब्रिज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6, अकॉर्डिंग टू अप्लीकेशंस इंस्ट्रूमेंट आर क्लासिफाइड। देखिए कह रहा है दोस्तों, हमारा जो है अप्लीकेशन के आधार पर इंस्ट्रूमेंट को कितने भागों में बांटा गया है। तो एप्लीकेशन के आधार पर देखा जाए तो दो भागों में बांटा जाता है। किस पर होता है? एक होता है हमारा स्विच बोर्ड टाइप और एक होता है हमारा पोर्टेबल टाइप, ठीक है। स्विच बोर्ड जहाँ फिक्स रहते हैं और पोर्टेबल क्या होता है, इसको हम लोग ले जा सकते हैं इधर उधर, तो उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल फीचर्स इज पजेस्ड बाई एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा एसेंशियल जो है एसेंशियल फीचर्स जो होना चाहिए कि इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में होने चाहिए, वो कौन कौन से हैं? देखिए क्या होना चाहिए दोस्तों, आप देखेंगे उसमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क और डैम्पिंग टॉर्क, यानी ये सभी होने चाहिए किसी भी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में, तभी हमारा उसमें आवश्यकता मतलब उसकी आवश्यकता होती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, a device prevent the oscillation of the moving system and enable the latter to reach its फाइनल पोजीशन क्विकली। देखिए दोस्तों, इसमें क्या कर रहा है कि वह उपकरण जो मूविंग सिस्टम में ऑसिलेशन को रोकता है और बाद में उसे अंतिम स्थिति तक पहुंचाने में उसकी सक्षम रहता है, उस इंस्ट्रूमेंट उस डिवाइस को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं दोस्तों? डैम्पिंग कहते हैं। आप देखते हैं ना ऑसिलेशन होता है उसमें डैम्पिंग में, ऐसे आप देखें कोई भी जब इंस्ट्रूमेंट हम लोग मेजर करते हैं तो उसकी जो सुई होती है लास्ट में जाते हुए कंपन करती रहती है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि डैम्पिंग इंस्ट्रूमेंट। तो उसी वही बोल रहा है कि वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उसमें इंस्ट्रूमेंट कौन सा डिवाइस है, तो उसका डैम्पिंग डिवाइस को बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? डैम्पिंग डिवाइस। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। द स्प्रिंग मटेरियल used in a spring control device
शुड हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। दोस्तों कह रहा है कि जो हम लोग स्प्रिंग मटेरियल यूज करते हैं स्प्रिंग कंट्रोल डिवाइस में, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए, उसके गुण क्या क्या होने चाहिए। तो क्या होनी चाहिए दोस्तों देखिए, शुड बी नॉन मैग्नेटिक, बिल्कुल ये होने चाहिए। और उसके बाद शुड बी लो ऑफ टेम्परेचर कॉफिशेंट, उसका टेम्परेचर कॉफिशेंट भी लो होना चाहिए, ठीक है मोस्ट। और शुड हैव लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कम होना चाहिए। और शुड नॉट बी सब्जेक्टेड टू फैटिगो। देखो फैटिगो क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि उसमें समय पर आने पर जो सुस्त ना हो जाए, मतलब टाइम बीतने पर अगर कोई इंस्ट्रूमेंट सुस्त हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं फैटिगो इफेक्ट बोलते हैं, है ना। तो उसमें फैटिगो इफेक्ट नहीं होने चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कौन सा दोस्तों, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज और डैम्पिंग ऑयल मस्ट पोजेस। देखिए दोस्तों कह रहा है कि इसमें से जो डैम्पिंग ऑयल होता है उसके अंदर निम्नलिखित में से कौन सी क्वालिटी मौजूद होनी चाहिए। तो कौन सी होनी चाहिए, देखो देखो क्या दिया इसमें, मस्ट बी अ गुड इंसुलेटर, बिल्कुल होना चाहिए। और उसके बाद शुड बी अ नॉन इवेपरेटिंग, वो इवेपरेट नहीं होना चाहिए। और उसके बाद है शुड नॉट हैव कोरोसिव एक्शन अपॉन द मटेरियल ऑफ द वेन। देखिए दोस्तों जो पाइप होते हैं उसमें जो होना चाहिए कोरोजन उसमें नहीं होना चाहिए, कोरोजन एक्शन नहीं होना चाहिए, यानी संक्षारण नहीं होना चाहिए। अगला कह रहा है द विस्कोसिटी ऑफ द ऑयल शुड नॉट चेंज विद द टेम्परेचर, यानी जो ऑयल की जो विस्कोसिटी हो टेम्परेचर के साथ चेंज उसमें नहीं होनी चाहिए। ये सभी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए एक डैम्पिंग ऑयल में, ठीक है। तो हम इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। अ मूविंग कॉइल परमानेंट मैग्नेट इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड एज बाय यूजिंग अ लो रेजिस्टेंस शंट। देखिए दोस्तों कह रहा है एक मूविंग कॉइल जो है परमानेंट मैग्नेट इंस्ट्रूमेंट है, तो उसमें जो रहता है अगर उसके शंट हम लोग यूज कर दे तो किस तरह से बिहेव करेगा। अगर लो वैल्यू का लो रेजिस्टेंस का एक शंट यूज कर दे तो क्या हो जाएगा। देखिए पीएमसी है, इसको हम लोग पीएमसी बोलते हैं शॉर्ट में दोस्तों, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं पीएमएमसी, ठीक है, पीएमएमसी इसको बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा। तो इसमें क्या कह रहा है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एमीटर। यानी अगर हम लोग एक शंट का यूज कर लें अगर उसमें, तो वो हमारा पीएमएमसी में, तो हमारे एमीटर की तरह काम करने लगेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर आप 12 देखिएगा। अ मूविंग कॉइल परमानेंट मैग्नेट इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड एज अ फ्लक्स मीटर। कह रहा है कि एक हमारे पास जो है परमानेंट यानी पीएमएमसी कॉइल मीटर्स को हम लोग फ्लक्स मीटर में यूज करना चाहते हैं, उसके लिए क्या होना चाहिए दोस्तों। देखिए जब उसको हम लोग फ्लक्स के रूप में अगर यूज करना चाहते हैं फ्लक्स मीटर के रूप में, तो उसमें जो स्प्रिंग कंट्रोल है उसको हम लोग हटा देंगे, यानी बाय एलिमिनेटिंग द स्प्रिंग कंट्रोल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, बाय एलिमिनेटिंग द स्प्रिंग कंट्रोल, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। Which of the following device may be used for extending the range of instrument। निम्नलिखित में से वो कौन सी युक्ति है जिसका उपयोग करके हम लोग किसी भी इंस्ट्रूमेंट को एक्सटेंड कर सकते हैं, उसके रेंज को बढ़ा सकते हैं। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, शंट का बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों। मल्टीप्लायर देखिए शंट किस में करते हैं, ये हमारा जो एमीटर में शंट करते हैं, बोल्ट मीटर में क्या करते हैं मल्टीप्लायर यूज करते हैं। और अगर हमारा एसी कोई एमीटर है, एसी पर हाई रेंज बढ़ाना तो उसको करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल यानी वोल्टेज मेजर बढ़ाना है, वोल्ट मीटर का रेंज बढ़ाना है तो पोटेंशियोमीटर, यानी इसका ऑल ऑफ द एबव आंसर हो जाएगा सही, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। एन इंडक्शन मीटर कैन हैंडल करेंट। देखिए दोस्तों एक इंडक्शन मीटर हो कितना करंट हैंडल कर सकता है, कितना कर सकता है दोस्तों 100 मीटर्स, ठीक है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 का। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं आगे, नेक्स्ट 50 नंबर। फॉर हैंडलिंग ग्रेटर करेंट इंडक्शन वाट मीटर आर यूज्ड इन कंजक्शन विद। देखिए दोस्तों कह रहा है कि अगर हम लोग एक अधिक मात्रा में जो है अधिक मात्रा में हम लोग करेंट को हैंडल करना है तो एक इंडक्शन वाट मीटर्स में हम लोग किसका साथ कंजक्शन में किसको यूज करेंगे, ठीक है दोस्तों। किसको करेंगे दोस्तों, एक करंट ट्रांसफार्मर लगा देंगे। हमने बताया ना करंट ट्रांसफार्मर क्या करता है, उसके रेंज को बढ़ा देता है, तो यहाँ पर हम लोग यूज कर लेंगे करंट ट्रांसफार्मर का, ठीक है, करंट ट्रांसफार्मर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। इंडक्शन टाइप सिंगल फेज एनर्जी मीटर्स मेजर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन। देखिए दोस्तों कह रहा है कि जो एक इंडक्शन टाइप सिंगल फेज एनर्जी मीटर है वो एनर्जी को किस में मेजर करता है, किस में मेजर करता है दोस्तों, KWH में मेजर करता है, ठीक है, किलोवाट घंटा। इसका राइट आंसर रहेगा सी। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ AC मीटर्स मेट विद, क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ AC मीटर मेट
विद इन एवरी डे डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन। देखिए दोस्तों, इसमें कर रहा है कि डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन में जो कॉमन एसी मीटर होता है वो कौन सा ही होता है जिसका हम लोग यूज करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें क्या करते हैं हम लोग, चाहे आपका डोमेस्टिक हो चाहे आपका कमर्शियल हो, उसमें जो हम लोग एसी जो मीटर यूज करते हैं वो इंडक्शन टाइप सिंगल फेज एनर्जी मीटर होता है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, इंडक्शन टाइप सिंगल फेज एनर्जी मीटर। ठीक है, सी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 18th की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मीटर्स आर नॉट यूज्ड ऑन अ डीसी सर्किट। निम्नलिखित में से कौन सा मीटर है जो कि डीसी सर्किट में यूज नहीं कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो इंडक्शन मीटर होता है उसको हम लोग केवल और केवल एसी पर यूज कर सकते हैं, इसको डीसी पर यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 19th की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ मोटर मीटर। निम्नलिखित में से कौन सा जो मोटर मीटर का एसेंशियल पार्ट है। ठीक है, इसमें से बताना आपको विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ मोटर मीटर। तो मोटर मीटर का इसमें कौन सा पार्ट है, आइए देखते हो दोस्तों इसमें कौन से हो जाएंगे। देखिए, आपका ऑपरेटिंग टॉर्क बिल्कुल होना चाहिए दोस्तों, और अब ब्रेकिंग डिवाइस ये भी होने चाहिए, और रिवोल्यूशन रजिस्टिंग डिवाइस ये भी होने चाहिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20। अब पोटेंशियोमीटर में बी यूज्ड फॉर, पोटेंशियोमीटर का यूज कर सकते हैं, किसके लिए यूज कर सकते हैं दोस्तों, मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मेजरमेंट ऑफ करंट, कैलिब्रेशन ऑफ मीटर, और इसके बाद जो है दोस्तों क्या है आपका, हाँ, कैलिब्रेशन ऑफ वोल्ट मीटर। तो इसका सबको कैलिब्रेशन, देखिए एमीटर को कैलिब्रेशन करने में भी यूज कर सकते हैं, वोल्ट मीटर को कर सकते हैं, करंट और रेजिस्टेंस दोनों मेजर करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, 20 का ई। आइए देखते हैं 21 देखते हैं क्वेश्चन। is an instrument which measure the insulation resistance of an electric circuit relative to earth and one another। देखिए दोस्तों, इसमें कह रहा है कि वह इंस्ट्रूमेंट जो कि हम लोग किसी इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करता है विद रिस्पेक्ट ऑफ अर्थ, पृथ्वी के तुलना में। तो उसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, उसको क्या कहेंगे, मेगर कहेंगे। उसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा, मेगर। हाँ, यस। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे, 22। द हाउस होल्ड एनर्जी मीटर इज। देखिए दोस्तों, हाउस होल्ड एनर्जी मीटर क्या होता है, एन इंटीग्रेटिंग टाइम इंस्ट्रूमेंट या फिर रिकॉर्डिंग टाइम इंस्ट्रूमेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एन इंटीग्रेटिंग टाइम इंस्ट्रूमेंट। एनर्जी मीटर दोस्तों तो हमेशा आ जाएगा इंटीग्रेटिंग टाइप। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 23। द पॉइंटर ऑफ एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट शुड बी। देखिए दोस्तों, जो पॉइंटर होता है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट का वो क्या होना चाहिए, तो वेरी लाइट होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, वेरी लाइट होना चाहिए। और ध्यान दें, आपको बता दें हम कि जो इंडिकेटिंग टाइम इंस्ट्रूमेंट का जो पॉइंटर होता है वो बना होता है हमारा एल्यूमिनियम का। किसका बना होता है दोस्तों, एल्यूमिनियम का, याद रखिएगा इसको, एल्यूमिनियम का। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 24th। द केमिकल इफेक्ट ऑफ करेंट इन यूज्ड। देखिए दोस्तों, करंट का जो केमिकल इफेक्ट हम लोग यूज करते हैं वो किस में यूज करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा आप, केवल और केवल हम लोग यूज करते हैं डीसी एमीटर आवर मीटर में। ठीक है, डीसी एमीटर आवर मीटर में। ठीक है, तो इसमें एक प्रकार का रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों। क्या होता है, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट है, जो मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर होता है ना, उस टाइप का इंस्ट्रूमेंट है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए। आइए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। इन मेजॉरिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट डैम्पिंग इज प्रोवाइडेड। देखिए दोस्तों, वो अधिकतम डैम्पिंग जो प्रोवाइड की जाती है सब इंस्ट्रूमेंट में वो कौन सी होती है, तो जो अधिकतम डैम्पिंग देखिए प्रोवाइड होती है दोस्तों वो एडी करंट डैम्पिंग होती है। क्या होती है हमारी, एडी करंट डैम्पिंग। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, एडी करंट डैम्पिंग्स। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26। एन एमीटर इज ए। देखिए दोस्तों, एक एमीटर क्या है, एमीटर हमारा क्या है, एक एब्सोल्यूट बिल्कुल नहीं दोस्तों, चूँकि इसमें रिफ्लेक्स आता रहता है तो हमारा एक सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, ये डायरेक्ट मेजर करंट को मेजर कर लेता है कैलिब्रेशन स्केल पर, तो हमारा क्या हो जाएगा जी, एज अ सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। आइए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। इन ए पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट द कंट्रोलिंग टॉर्क इज प्रोवाइडेड। देखिए दोस्तों, जितने भी हमारे पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें जो कंट्रोलिंग टॉर्क जो प्रोवाइड किए जाते हैं वो केवल और केवल स्प्रिंग के द्वारा ही किए जाते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, किसके द्वारा करते हैं, उसमें स्प्रिंग कंट्रोल होता है। या हमारे जो फिक्स इंस्ट्रूमेंट है उसमें हम लोग जो है, चूँकि जो ग्रेविटी कंट्रोल अगर यूज करते हैं दोस्तों, तो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट होगा उसको हम लोग पोर्टेबल नहीं कर सकते, उसको एक जगह से दूसरे जगह पर ले आने पर उसमें एरर्स आ सकते हैं। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्प्रिंग कंट्रोल। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 28 की देख लेते हैं। 28 क्या है, द डिस्क ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूजिंग ईडी करेंट्स डैम्पिंग शुड बी। देखिए दोस्तों, करा है कि जो डिस्क होता है, जो हम लोग जो ईडी करंट डैम्पिंग में जो डिस्क यूज करते हैं वो कैसा होना चाहिए, तो कैसा होना चाहिए दोस्तों, देखिए कंडक्टिंग एंड
नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होना चाहिए, उसमें कंडक्टिंग तो होना चाहिए दोस्तों, लेकिन वो नॉन मैग्नेटिक होना चाहिए, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, कंडक्टिंग एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। आइए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। द स्विच बोर्ड इंस्ट्रूमेंट, देखिए दोस्तों जो स्विच बोर्ड इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, तो स्विच बोर्ड इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, शुड बी माउंटेन इन वर्टिकल पोजीशन। देखिए दोस्तों कैसे होते हैं, जो ऐसे होते हैं, देखिए दोस्तों एक पोर्ट स्विच रहता है ना, पोर्ट, ये स्विच बोर्ड, इस पर सभी इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, माउंट रहते हैं। देखते हैं वोल्ट मीटर रहेगा, फिर एमीटर रहता है, कुछ इस तरह से इसमें रहता है, ठीक है, और इसमें वाट मीटर वगैरह सब कुछ पे लगा दिए जाते हैं। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा शुड बी वर्टिकल इन पोजीशन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। द फंक्शन ऑफ शंट इन एन एमीटर, देखिए दोस्तों कह रहा है कि जो एमीटर होता है उसमें शंट का क्या होता है। तो जो शंट होता है दोस्तों क्या करता है, जो एक्सेसिव करंट होता है ना एमीटर में, जिसको हम लोग शंट क्या करता है, पहले तो उसके रेंज को बढ़ाता है एमीटर की, जब एमीटर की रेंज को बढ़ाता है तो जो इसमें एक्सेसिव करंट आते हैं वो क्या करते हैं, शंट के द्वारा बाईपास कर दिए जाते हैं। तो बाईपास द करंट को क्या करने के लिए, बाईपास करने के लिए हम लोग वहाँ पर शंट का यूज करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। द मल्टीप्लायर एंड द मीटर क्वाइल इन अ बोल्ट मीटर आर इन, देखिए दोस्तों कह रहा है कि जो मल्टीप्लायर है और मल्टीप्लायर एंड मीटर क्वाइल इन अ बोल्ट मीटर आर, देखिए दोस्तों जो बोल्ट मीटर में होता है ना, मल्टीप्लायर का यूज करते हैं, किस लिए करते हैं, तो बोल्ट मीटर में मल्टीप्लायर पहले क्या होता है, देखिए मल्टीप्लायर का यूज करते हैं हम लोग उसके रेंज को बढ़ाने के लिए, और हमेशा मल्टीप्लायर को बोल्ट मीटर के साथ सीरीज में कनेक्ट करते हैं, इसको आप याद रखिएगा दोस्तों, किस में कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32। अ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज, देखिए मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है ना, वो एसी और डीसी दोनों पर यूज किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ, ठीक है, एसी और डीसी। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा। द स्केल ऑफ अ रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट इज, देखिए दोस्तों कह रहा है कि जो रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट है उसका स्केल कैसा होता है। तो रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट का जो स्केल होता है वो होता है लीनियर, इसको आप याद रखिएगा दोस्तों, क्या होता है, लीनियर होता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। देखिए फॉर मेजरिंग करेंट एट हाई फ्रीक्वेंसी वी शुड यूज, देखिए अगर हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी पर अगर करंट को मेजर करते हैं तो हमें क्या यूज करना चाहिए, तो क्या यूज करना चाहिए दोस्तों, तो हमें क्या यूज करते हैं, जब हाई फ्रीक्वेंसी की बात करेगा तो वहाँ पर हम लोग यूज करते हैं थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट को, किसको यूज करते हैं दोस्तों, थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट, राइट आंसर हो जाएगा सी। आइए चलते क्वेश्चन नंबर आगे 35 देखते हैं। द रेजिस्टेंस इन द सर्किट ऑफ द मूविंग कॉइल ऑफ अ डायनोमीटर टाइप वाट मीटर शुड बी, देखिए दोस्तों कह रहा है कि जो मूविंग कॉइल का जो रेजिस्टेंस होता है डायनोमीटर टाइप वाट मीटर में, वो कैसा होना चाहिए, वो हमारा बहुत ही हाई होना चाहिए दोस्तों। और ध्यान दीजिएगा जो मूविंग कॉइल के साथ उस रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ये भी क्वेश्चन कहीं कहीं पूछ लेता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा हाई, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। और डायनोमीटर वाट मीटर कैन बी यूज्ड फॉर, देखिए डायनोमीटर टाइप वाट मीटर है दोस्तों, तो इसको हम लोग एसी और डीसी दोनों पर यूज कर सकते हैं, ठीक है, इसको एसी और डीसी दोनों पर यूज किया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। द प्रेशर कॉइल ऑफ वाट मीटर शुड बी कनेक्टेड ऑन द सप्लाई साइड ऑफ द करेंट कॉइल व्हेन, देखिए दोस्तों कह रहा है कि जो हमारा प्रेशर कॉइल होता है वाट मीटर का, है ना, उससे हम लोग जो सप्लाई के साथ कनेक्ट करते हैं, कनेक्टेड द सप्लाई साइड ऑफ द करंट कॉइल, तो करंट कॉइल सप्लाई साइड से कनेक्ट करते हैं, कैसे करते हैं दोस्तों, इसमें ध्यान दीजिएगा कि जो इसका इम्पीडेंस हाई होने पर ही ऐसा हम लोग किया जाता है, ठीक है, लोड इम्पीडेंस इज हाई, जब लोड इम्पीडेंस हाई रहेगा तो उसको हम लोग कैसे कनेक्ट करेंगे, सब जो वाट मीटर का जो रहेगा प्रेशर कॉइल जो रहता है दोस्तों, कैसे कनेक्ट करेंगे, सप्लाई साइड से कनेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। इन अ लो पावर फैक्टर वाट मीटर द प्रेशर कॉइल इज कनेक्टेड, देखिए अगर लो वाट है ना, लो पावर फैक्टर वाट मीटर है तो हम लोग प्रेशर कॉइल किधर कनेक्ट करेंगे, जो हमारा प्रेशर कॉइल कनेक्ट होता है दोस्तों वो होता है हमारा टू द लोड साइड ऑफ द करंट कॉइल, हम लोग यहाँ पर लोड करंट कॉइल के लोड साइड की तरफ इसको क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन पर चलते हैं आगे 40। इन अ लो पावर फैक्टर वाट मीटर द कंपनसेटिंग कॉइल इज कनेक्टेड, देखिए दोस्तों कंपनसेटिंग कॉइल क्या होता है, तो कंपनसेटिंग कॉइल क्या होता है, हमेशा सीरीज विद द प्रेशर कॉइल, ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा सीरीज विद द प्रेशर कॉइल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी वाला। अब देखिए कंपनसेटिंग कॉइल क्या होता है, कंपनसेटिंग कॉइल अगर आप देखेंगे इस फिगर देख लीजिए दोस्तों, इस फिगर में आपको दिख रहा होगा कि उस जो प्रेशर कॉइल होता है उसके देखिए सीरीज में इसको लगाया गया है, ठीक है, कंपनसेटिंग कॉइल को, तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कंपनसेटिंग कॉइल क्या होता है, ठीक है। आइए देखिए पहली बात लो पावर फैक्टर वाट मीटर, कहेंगे सर इसमें दोनों में कुछ अंतर होता है क्या, तो जहाँ पर हमने
पावर फैक्टर बहुत ही लो होता है, अगर वहाँ पर हम लोग एग्जैक्ट अगर वाट मीटर से मेज़र करेंगे ना तो वहाँ पर हमें एरर्स मिल जाएंगे। तो इसलिए हम लोग वहाँ पर जहाँ पर पावर फैक्टर बहुत ही लो होता है वहाँ पर से हम लोग मेज़र करने के लिए हम लोग लो पावर फैक्टर वाट मीटर का ही यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसका कंपनसेटिंग वाइंडिंग आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। इन अ 3-phase पावर measurement by 2 watt meter method, both the watt meter had identically reading, the power factor of the लोड वाच। देखिए दोस्तों कह रहा है कि अगर हम लोग जो है 3-phase पावर मेजरमेंट करना है 2 वाट मीटर मेथड से, ठीक है, तो 2 वाट मीटर मेथड से मेजर करना है और बोल रहा है कि जो दोनों जो वाट मीटर है वो आइडेंटिकली क्या करते हैं, रीडिंग को मेज़र कर रहे हैं, तो हमारा पावर फैक्टर क्या होगा। देखिए दोस्तों आप इसको निकालने के लिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा यूनिटी, लेकिन बताते तरीका निकालते कैसे। देखिए पहले आप एंगल निकाल लीजिएगा tan फाई, ठीक है, tan फाई इक्वल्स टू क्या होता है √3 इन ब्रैकेट W1 माइनस W2, सॉरी हाँ देखिए दोस्तों tan फाई इक्वल्स टू √3 इन ब्रैकेट W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2। देखिए दोस्तों कह रहा है कि इसका आप हमको बताना है दोनों एक इक्वल मेजर करें दोस्तों ना, तो आप W1 W2 बराबर रख दीजिएगा, तो यहाँ से जो हमारे आंसर मिलकर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा पावर फैक्टर क्या है आपको बराबर कर देना, तो यहाँ से हमारा जो आंसर आ जाएगा हमारा यूनिटी आ जाएगा। यहाँ पर एंगल निकालेंगे तो एंगल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आएगी। ठीक है, देखिए तो W1 W में से घटा देंगे, यानी यहाँ पर भी W कर दीजिए, यहाँ पर भी W कर दीजिए, घटाएंगे इसको 0 आ जाएगा, तो पावर फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, यूनिटी। अब cos फाई निकालना है ना, तो cos फाई कर दीजिएगा 0, ठीक है, तो cos फाई 0 हो जाएगा, cos फाई 0 की वैल्यू 1, दैट पावर फैक्टर इज यूनिटी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यूनिटी। आइए क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। In a 3-phase power measurement by 2 watt meter method, the reading of one of the watt meter was 0. The power factor of the load must be। देखिए दोस्तों कह रहा है कि अगर हम लोग 2 वाट मीटर मेथड से हम लोग 3 फेज पावर को मेज़र कर रहे हैं, तो उसमें जो बोल रहा है कि एक वाट मीटर की जो रीडिंग आ रही है वो 0 आ रही है, तो हमको बताना है कि उसका पावर फैक्टर क्या होगा। तो हमने बोला ना पहले दोस्तों, आप उसी फार्मूला फिर से लगाइएगा। देखिए tan फाई है ना, तो अब उसमें बोल रहा है कि 1 वाट मीटर की रीडिंग क्या हो रही है, 1 वाट मीटर की रीडिंग 0 आ रही है, तो यानी आपको करना क्या है कि √3 W1 को हम लोग मान लेते W1 और W2 को मान लेते 0 आ गया, बटा क्या हो जाएगा दोस्तों, नीचे आप लिखेंगे तो W प्लस 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कटेगा, यहाँ से क्या मिलेगा, √3 मिल जाएगा, तो tan फाई √3 यानी फाई की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री आ गई। अब फाई की वैल्यू 60 डिग्री आ गई, तो cos 60 में इसकी वैल्यू रख दीजिए। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 0.5, तो इसका जो पावर फैक्टर कितना हो जाएगा, 0.5। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, आइए चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। The adjustment of a position of shading band in an energy meter is done is to provide। देखिए दोस्तों कह रहे हैं जो हम लोग एनर्जी मीटर होता है, एनर्जी मीटर में जो शेडिंग बैंड होती है उसको हम लोग एडजस्ट करते हैं। किस लिए एडजस्ट करते हैं दोस्तों, तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, शेडिंग बैंड को एडजस्ट करने से हमारा जो फ्रिक्शन कंपनसेशन होता है, फ्रिक्शन कंपनसेशन के लिए हम लोग उसको यूज करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा फ्रिक्शन कंपनसेशन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। एन एमीटर इज ए, देखिए दोस्तों कह रहा है एमीटर इज क्या है, तो सॉरी एन ओम मीटर इज, एन ओम मीटर क्या है दोस्तों, एक हमारा मूविंग कॉयल इंस्ट्रूमेंट होता है। इसको आप याद रखिएगा दोस्तों, एक ओम मीटर क्या होता है, हमारा मूविंग कॉयल इंस्ट्रूमेंट। कई बार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। 45 क्या कर रहा है दोस्तों, हाँ देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाँ कह रहा है कि व्हेन अ कैपेसिटर वाज कनेक्टेड टू द टर्मिनल ऑफ अ ओम मीटर, द पॉइंटर इंडिकेटेड अ लो रेजिस्टेंस इनिशियली एंड देन स्लो कम टू इन्फिनिटी पोजिशन, दिस सोज दैट कैपेसिटर इज। देखिए दोस्तों कह रहा है कि हम लोग एक जो ओम मीटर के द्वारा है ना एक कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं, तो उसमें प्रारंभ में उसका जो रेजिस्टेंस बताता है वो बहुत ही लो बताता है, लेकिन जैसे इससे कुछ समय बाद उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, इन्फिनिटी हो जाता है। तो दोस्तों ऐसा किस केस में होगा, जब हमारा कैपेसिटर क्या रहेगा, हमारा एक सही रहेगा, यानी बहुत अच्छा रहेगा, तभी ऐसा हो सकता है, नहीं तो उसमें लीकेज रहेगा तो उसका रेजिस्टेंस कभी भी इन्फिनिटी नहीं हो पाएगा। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, सॉरी बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। फॉर मेजरिंग अ वेरी हाई रेजिस्टेंस वी शुड यूज़। देखिए दोस्तों बहुत ही हाई रेजिस्टेंस को मेज़र करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, मेगर का यूज़ करते हैं। याद रखिए दोस्तों क्या करते हैं, मेगर।
और हम लोग जो लो रेजिस्टेंस मेजर करते हैं, लो रेजिस्टेंस के लिए हम लोग यूज करते हैं केल्विन डबल ब्रिज, ठीक है, केल्विन्स डबल ब्रिज का यूज करते हैं वेरी लो रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए। और मीडियम रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या करते हैं दोस्तों, ये मीडियम के लिए यूज होता है और ये वेरी लो के लिए होता है, वेरी लो, ठीक है, वेरी लो के लिए क्या करते हैं, केल्विन डबल ब्रिज का यूज करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47th। द इलेक्ट्रिकल पावर टू अ मेगर इज़ प्रोवाइडेड। देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रिकल पावर जो होता है मेगर को किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर लगा होता है। उसको हम लोग घुमाते हैं ना दोस्तों, तो जनरेटर क्या करता है, वो खुद ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, हो जाएगा आपका बी, परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 48 की बात कर लेते हैं। इन अ मेगर कंट्रोलिंग टार्क इज प्रोवाइडेड बाई। देखिए दोस्तों, मेगर में कंट्रोलिंग टार्क प्रोवाइड किया जाता है, किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है दोस्तों, क्वाइल के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो इसमें गलती मत करिएगा दोस्तों, ये इस क्वेश्चन को लड़के बहुत अधिक गलती करते हैं, क्योंकि इसमें स्प्रिंग भी है, हर कोई यही पढ़ता है कि स्प्रिंग कंट्रोलिंग टार्क यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि क्वाइल ही क्या करता है, कंट्रोलिंग टार्क का यूज किया जाता है, क्वाइल को ही। ठीक है, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। द ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ ए मेगर इज़ अबाउट। देखिए जो मेगर का जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो कितना होता है, तो मेगर का जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है दोस्तों, होता है वो 110 वोल्ट। कितना होता है दोस्तों, 110 वोल्ट के आसपास में होता है। तो यहाँ पर जो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। मुर्रे लूप टेस्ट कैन बी यूज्ड फॉर लोकेशन ऑफ। देखिए मुर्रे लूप का, और चाहे मुर्रे लूप हो या वार्ले लूप हो, इन दोनों का यूज हम लोग दोस्तों करते हैं क्या, ग्राउंड फॉल्ट और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के लिए किया जाता है। याद रखिएगा, इन दोनों लूप का यूज कभी भी ओपन सर्किट फॉल्ट फाइंड आउट करने के लिए नहीं किया जाता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए और बी दोनों हो जाएंगे। तो यहाँ पर बोथ ग्राउंड फॉल्ट एंड द शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। ओपन पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ओपन सर्किट के लिए मुर्रे लूप और वार्ले लूप का यूज नहीं करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस शुड बी यूज्ड फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ लो डीसी वोल्टेज। देखिए दोस्तों, करा अगर एक्यूरेट मेजरमेंट करना है हमें डीसी वोल्टेज के लिए, तो हम इसमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर हमने एक्यूरेट चाहिए ना, तो उसके लिए, और लो वोल्टेज भी है, तो हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे डीसी पोटेंशियोमीटर। ये बहुत ही एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, एक्यूरेसी के मामले में बहुत ही अच्छा है, लेकिन हाँ इसमें टाइम थोड़ा लगता है, लेकिन ये हमारा क्या है, बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट माना जाता है एक्यूरेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेजर द ट्रू ओपन सर्किट EMF ऑफ अ बैटरी द बेस्ट डिवाइसेज। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग करा कि वास्तविकता में अगर हम लोग किसी बैटरी का वास्तविक EMF याद करना है, तो हम लोग उसमें से कौन सा यूज करेंगे। हमने बोला दोस्तों, जहाँ पर हमें एक्यूरेसी के मामले में आएगी, हम लोग तुरंत वहाँ पर किस पर जाएंगे, DC पोटेंशियोमीटर पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, 52 का सी। आइए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। अ वोल्टेज ऑफ अबाउट 200 वोल्ट कैन बी मेजर्ड। देखिए दोस्तों, कहा कि 200 वोल्ट का हमने जो है एक वोल्ट मीटर है, 200 वोल्टेज को हम लोग मेज़र करना है, तो कैसे मेज़र कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, क्या करते हैं कि अगर हम लोग एक वोल्ट रेशियो बॉक्स यूज करेंगे ना, तो हम लोग इसको पोटेंशियोमीटर के द्वारा भी मेज़र कर सकते हैं। और DC पोटेंशियोमीटर इन कंजक्शन विद द वोल्ट रेशियो बॉक्स, तो ये हमारा हो जाएगा। अब वोल्ट रेशियो बॉक्स क्या होता है, आप ये फिगर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें वोल्ट रेशियो बॉक्स क्या होता है। ठीक है, बनी रहती इसमें। ठीक है, देखिए यहाँ पर बना हुआ है ना, ये जो लाइन्स में कनेक्ट करते हैं, इसी को हम लोग हिसाब से रेंज को उसके परिवर्तित कर सकते हैं, किसके, DC पोटेंशियोमीटर के। आइए क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। और डायरेक्ट करंट कैन बी मेजर्ड बाई। देखिए करा कि डायरेक्ट करंट कैसे मेजर कर सकते हैं। तो देखिए डायरेक्ट अगर करंट हमें मेजर करना है दोस्तों, है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि DC पोटेंशियोमीटर इन कंजक्शन विद स्टैंडर्डाइजिंग रेजिस्टेंस। अगर हम लोग एक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस अगर हम लोग यूज कर लें, तो उसके द्वारा हम लोग करंट को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, अगर हमें करंट डायरेक्ट करंट मेजर करना है ना, इसके लिए हमें एक रेजिस्टेंस क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्डाइजिंग करना पड़ेगा। ठीक है, आप देखेंगे इसका अगर रेजिस्टेंस आप मेजर करने का फॉर्मूला देख लीजिए, फिगर देखिएगा इसमें है। ठीक है, कैसे इसको मेजर करते हैं। ठीक, देखिए इसमें करंट है ना, इसमें जो करंट है उसमें सर्किट में नहीं फ्लो कर रहा है, वैसे उस रेजिस्टेंस में फ्लो कर रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें इसके लिए इस स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस के यूज करने पड़ेंगे। आइए क्वेश्चन 55 देखते हैं।
टू मेजर अ रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर इट इज। देखिए दोस्तों, हमें क्या करना है कि एक रेजिस्टेंस को मेजर करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियोमीटर क्या नेसेसरी जो बोलते हैं कि स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा, नहीं, बिल्कुल हमें पोटेंशियोमीटर को स्टैंडर्डाइज करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि इसमें जो करंट है उसमें नहीं फ्लो होगा, हमारा केवल उसी लूप में ही करंट फ्लो हो जाता है, इसलिए नॉट नेसेसरी टू स्टैंडर्डाइजिंग द पोटेंशियोमीटर। ठीक है, जो आप सर्किट बनाते हैं ना पोटेंशियोमीटर का, देखते हैं आप सर्किट बन रहा है ऐसे, है ना, इस सर्किट पोटेंशियोमीटर का बनता है ऐसे, और यहाँ पर हमें मेजर करते हैं, तो यहाँ पर देखिए लगाते हैं दो, एक रेजिस्टेंस जिससे इस रेजिस्टेंस को मेजर करना है, और एक यहाँ पर लगाएंगे EMF और यहाँ पर ये, तो हमें यहाँ पर केवल इसी में लूप करंट फ्लो करता है, इसीलिए हम लोग केवल यहाँ से इसको स्टैंडर्डाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आइए क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा। अ फेज शिफ्टिंग ट्रांसफार्मर इज़ यूज्ड इन कंजक्शन विद। देखिए दोस्तों, जो फेज शिफ्टिंग ट्रांसफार्मर है उसका हम लोग यूज करते हैं किसके कंजक्शन में। देखिए फेज शिफ्टिंग जो ट्रांसफार्मर होता है उसका हम लोग करते हैं ड्राई सैडल पोटेंशियोमीटर। आप कहेंगे सर ड्राई सैडल पोटेंशियोमीटर क्या होता है? ड्राई सैडल पोटेंशियोमीटर एक AC पोटेंशियोमीटर है। क्या है दोस्तों? एक AC पोटेंशियोमीटर है। और यहाँ पर जो होता है, और हम लोग इसकी बात करते हैं जो क्रॉम्पटन पोटेंशियोमीटर, देख रहे हैं ना दोस्तों, ये क्रॉम्पटन पोटेंशियोमीटर इज़ अ DC पोटेंशियोमीटर। ठीक है, यानी ड्राई सैडल पोटेंशियोमीटर इज़ अ AC इंस्ट्रूमेंट, AC पोटेंशियोमीटर, एंड क्रॉम्पटन इंस्ट्रूमेंट इज़ अ DC पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? B। ठीक है, ड्राई सैडल पोटेंशियोमीटर, ड्राई सैडल। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं। 57 देखिए क्या करा है, बेसिकली अ पोटेंशियोमीटर इज ए डिवाइस फॉर। देखिए दोस्तों, आप कह रहे हैं कि प्रायः जो होता है पोटेंशियोमीटर क्या करता है। पोटेंशियोमीटर देखिए क्या एक मेजरिंग करंट है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये कंपैरिजन टू वोल्टेज डिवाइस। ठीक है, ये दो वोल्टेज की क्या करता है? तुलना करता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं, 58 की बात करते हैं। इन ऑर्डर टू अचीव हाई एक्यूरेसी द स्लाइड वायर ऑफ अ पोटेंशियोमीटर शुड बी। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि अगर हम लोग हाई एक्यूरेसी चाहिए ना, तो पोटेंशियोमीटर का वायर कैसा होना चाहिए? तो हाई एक्यूरेसी के लिए पोटेंशियोमीटर का वायर जितना हो सके उतना लंबा रखना चाहिए, एज लॉन्ग एज पॉसिबल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 59 देखिएगा। टू मेजर एन AC वोल्टेज बाई यूजिंग एन AC पोटेंशियोमीटर इट इज़ डिज़ायरेबल दैट द सप्लाई फॉर द पोटेंशियोमीटर इज टेकन बाई। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि एक AC वोल्टेज टू मेजर AC वोल्टेज, हम लोग को एक AC वोल्टेज को मेजर करना है बाय यूजिंग AC पोटेंशियोमीटर। तो जो डिजायरेबल जो सप्लाई होगी वो कहाँ से, पोटेंशियोमीटर की जो सप्लाई मिलेगी वो कहाँ से सप्लाई इसकी मिलेगी? तो ये सप्लाई कहाँ से लेता है दोस्तों? ये सोर्स से ही लेता है दोस्तों। ठीक है, तो फ्रॉम द सेम सोर्स एज अननोन वोल्टेज, जो अननोन वोल्टेज रहेगा उसी से क्या करता है? सप्लाई को लेता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं, 60 की बात करते हैं। द स्टेटर ऑफ अ फेज शिफ्टिंग ट्रांसफार्मर फॉर यूज इन अ कंजक्शन विद एन AC पोटेंशियोमीटर यूजुअली हैज़। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि जो हम लोग जो फेज शिफ्टिंग जो ट्रांसफार्मर यूज कर सकते हैं, जो AC पोटेंशियोमीटर के सापेक्ष जोड़ने के साथ जो यूज करते हैं, वो कैसा होना चाहिए? तो वो 2 फेज वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होने चाहिए। कैसे होने चाहिए दोस्तों? 2 फेज वाइंडिंग ट्रांसफार्मर यूज करते हैं पोटेंशियोमीटर में। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं। इन एन AC कोऑर्डिनेट पोटेंशियोमीटर द करेंट इन द फेज एंड क्वाड्रेचर पोटेंशियोमीटर आर एडजस्टेड टू बी। देखिए दोस्तों, कह रहा है वह उपकरण जो मूविंग सिस्टम में बिल्कुल, तो यही है दोस्तों कि आपका एक मिनट, हाँ, इन AC कोऑर्डिनेट्स पोटेंशियोमीटर द करेंट इन द फेज एंड क्वाड्रेचर पोटेंशियोमीटर आर एडजस्टेड। देखिए दोस्तों, जो कह रहा है कि AC जो पोटेंशियोमीटर होता है उसमें जो पोटेंशियोमीटर में जो करंट जो रहता है वो क्वाड्रेचर में, यानी जो हमारे जो चतुर्थांश में रहता है, वो किस तरह से एडजस्ट रहता है? वो आउट ऑफ फेज रहता है या फिर रहता है आउट ऑफ 180 डिग्री फेज, क्या रहता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा आउट ऑफ फेज बाई 90 डिग्री। वो 90 डिग्री की फेज शिफ्टिंग पर वहाँ पर रहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 62 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्या करा है। और यूनिवर्सल RLC ब्रिज यूजेज। देखिए यूनिवर्सल RLC ब्रिज क्या होते हैं दोस्तों? तो यूनिवर्सल RLC ब्रिज होते हैं मैक्सवेल बिन ब्रिज टू फॉर मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस, जो बिल्कुल, और मैक्सवेल बिन ब्रिज जो का यूज करते हैं हम लोग इंडक्टेंस को मेजर करने के लिए करते हैं, एंड मॉडिफाइड डिसॉर्टिव ब्रिज का यूज हम लोग क्या करते हैं? कैपेसिटेंस को मेजर करने के लिए करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, चलिए जल्दी ही मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।